कि आपके और नेता प्रतिपक्ष की जो है आपस में कुछ ज्यादा बनती नहीं है। शायद इनको ये लग रहा है कि जितना ज्यादा मैं वहाँ उछलता रहूं विधानसभा के अंदर और ज्यादा मतलब मैं लाइमलाइट में आऊं, तो शायद इनके जो हाईकमांड वाले सोचेंगे यही है जो पूरा जो है विपक्ष को संभाले हुए है, और वही इनकी मानसिकता है। और क्योंकि आजकल खतरा हो गया है, इनके भी बहुत गुट हो गए। कोई कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई लेडी आने वाले जो चीफ मिनिस्टर का उनको फेस दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कभी कहते हैं नड्डा जी आ रहे हैं, तो ये तिल मिला रहे हैं। बीजेपी के लोग हैं, हिमाचल के हितैषी हो ही नहीं सकते, ना कभी रहे। आपदा में नहीं हुए तो बाकी समय में कहाँ होना। कि मंडी जिला में इतनी आपदा आई, लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों के अपने बिछड़ गए, और सरकार जो है उसी जिला में ये रैली करने जा रहा है। खुश होना चाहिए विपक्ष को कि आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये मंडी में त्रासदी हुई है तो हम मंडी में ही इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ताकि इन लोगों के साथ और ज्यादा हमारा जो है संवाद हो सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि केंद्र से पैसा आया है या नहीं, या विपक्ष यूं ही बोल रहा है? केंद्र सरकार से 5,000 रुपए करोड़ रुपए कोई राहत पैकेज में नहीं आया है। विपक्ष ने जो है नारे लगाए कि हिमाचल ऑन सेल, हिमाचल ऑन सेल। ये जो तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। 118 जो है सदन में पारित नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा है? हमारी सरकार की मंशा किसी भी चीज को जो है छुपाने की नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के गृह जिला में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि अगर मुझे खाल में रहने की बात कर रहे तो इनका कौन सा खाल है? मैंने कहा कि आपका खाल कोई गेंडे का खाल है। मैं जनमंच में गया, मेरे खिलाफ झूठा केस बना दिया, आज भी मैं भुगत रहा हूँ। इनके जनमंच में जब स्टेट बन रहा था हिमाचल प्रदेश, यही बीजेपी की विचारधारा है जो कहते थे कि स्टेट हुड को मारो ठुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वर्षा, और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और मंडी जिला में होने वाली रैली के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि न्यूज टाइम्स में। धन्यवाद। जैसे कि नेगी जी, अभी 11 तारीख को मंडी जिला में एक जश्न रैली जिसे कहा जा रहा है, कांग्रेस के 3 साल कार्यकाल पूरे करने की रैली, जो जश्न रैली बनाई जा रही है, उस पर कितनी तैयारियां हैं और क्या कुछ आपका कहना है? नहीं, ये कोई जश्न रैली नहीं है जो विपक्ष इसको जो है उछाले जा रहा है। अब कोई भी सरकार का जो अपना कार्यकाल 1-1 साल का होता है, ये कोई पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी सभी सरकारें करते रही और ये जो बीजेपी वाले भी करते रहे हैं। अभी जो 3 साल हमारा कार्यकाल का पूरा हुआ है और इस बीच में लगातार आपदाएं भी आई है और बहुत सारी नई स्कीमें भी सरकार की तरफ से हमारी लॉन्च की गई है। तो ये जो है एक आपदा से बाहर निकल के उभर कर आए और बहुत सारे लाभार्थी हैं, बहुत सारे स्कीमें हैं, उसका जो है हमने एक संवाद के रूप में लोगों के साथ हमने संवाद करना है। उसके लिए एक जनसंपर्क जो है हमारा एक सम्मेलन है, उसकी तैयारी हो रही है 11 तारीख के लिए। जी, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि विपक्ष भी इसे बार बार जश्न का नाम दे रहा है, बीजेपी जश्न का नाम दे रही है, तो जिस तरह से बार बार विपक्ष आप लोगों को ये कह रहा है कि ये रैली नहीं होनी चाहिए, मंडी जिला में ही ये रैली क्यों, और ये स्थान मंडी जिला क्यों चुना गया है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मंडी जिला में इतनी आपदा आई, लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों के अपने बिछड़ गए, और सरकार जो है उसी जिला में ये रैली करने जा रहा है। अब इसको अगर दूसरी तरफ से अगर सोचे, जी, अगर पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि केवल मंडी जिले के अंदर ही त्रासदी का बहुत बड़ा असर हुआ है। अगर आप नजदीक का अगर कुल्लू का क्षेत्र को देखें, बंजार को देखें, मैं तो बंजार में भी गया हूँ, बंजार में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बंजार का जख्म भरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उधर जो त्रासदी हुई है वो अलग किस्म की हुई है। मैं छोटे छोटे गांव, फिर दूर दराज के गांव, सारे के सारे पहाड़ वहाँ जो है खिसक गए हैं। तो इसी तरह से ठीक है, मंडी में भी त्रासदी में काफी नुकसान हुआ है, साथ में चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, हमारे कुछ जैसे जिला किन्नौर है, शिमला का इलाका है, और यहाँ हर कोई ऐसा जिला नहीं बचा इस 2025 के त्रासदी में कि वहाँ अपनाए नहीं आई। अगर हमने मंडी को चुना है तो उसके कई कारण है। एक तो मंडी हमारा जो है सेंट्रल प्लेस है, जहाँ पर सभी इलाकों के लोग आके हम उनके साथ संवाद कर सकते हैं। दूसरी बात, इनको तो खुश होना चाहिए विपक्ष को कि आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये मंडी में त्रासदी हुई है तो हम मंडी में ही इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ताकि इन लोगों के साथ
और ज्यादा हमारा जो है संवाद हो सके और लोगों को जो काम हमने किए हैं इस त्रासदी में उन तक ये बात पहुंचे, और कुछ अगर नहीं भी पहुंच रहा है तो उनको पता लगे कि हमने क्या क्या जो है त्रासदी में, आपदाओं में लोगों के लिए जो स्कीम बनाए हैं, जो उनके लिए राहत के काम किए गए हैं या जो करने हैं उसके बारे में एक जानकारी मिलेगी। तो उसमें उनको जो है इस किस्म का केवल जो है विरोध के लिए विरोध करना जो है गलत है। जैसे कि कल विपिन सिंह परमार ने भी ये कहा कि मंडी में ये अपनी रैली तो करे लेकिन रैली में ढोल नगाड़े ना हो, लोगों को खाना ना खिलाया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्मेलन रैली है जिसमें लोगों से और आपदा पीड़ितों से जो है सरकार बातचीत करेगी, लोगों के साथ वार्तालाप होगा, तो कितना डिफरेंस रहेगा? क्योंकि जैसे विपक्ष कह रहा है ये जश्न होगा, ढोल नगाड़े होंगे और खाना खिलाने तक की बात होगी, दावत की बात हो रही है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अब विपक्ष मुद्दाहीन है जी। अब ऐसे सम्मेलन कोई पहली बार हो रहा हो तब है। अब नेचुरली इतने दूर से लोग आएंगे, आप उनको पानी भी नहीं पिलाएंगे, थोड़ा सा भोजन तक नहीं खिलाओगे, ये किस किस्म की मानसिकता से ये ग्रस्त है? ये अपने समय भूल गए। इन्होंने 5 साल में केवल मिशन रिपीट के नाम पर इस प्रदेश के जो एक आर्थिकी है उसको पटरी से उतार दिया। इनके तो एक एक जश्न जो ये मनाते थे जनमंच के नाम से या जो है उस समय अमृतकाल के नाम से, अन्य नाम बहुत देते थे और अरबों रुपए इन्होंने लुटा दी। जिस दिन ये चले गए 18 करोड़ का तो इन्होंने जो है HRTC का जो एक बसों का जो था इस किस्म के रैलियों का वो छोड़ के हमें गए। अब हम बीजेपी से पूछे कि ढोल बजाना है या नगाड़े बजाना है, हमारी एक खुशी इस बात की भी है कि हमने जो है इस त्रासदी एक नहीं 2023 की त्रासदी अकेले झेला। केंद्र की इनकी भाजपा सरकार ने साथ नहीं दिया, यही जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने भी साथ नहीं दिया। विधानसभा में 23 में जो है इन्होंने मांग की, ठीक आपदा के बीच में, कि भाई सेशन बुलाओ, बड़ा भारी त्रासदी हुआ है, हम चर्चा करना चाहते हैं। और ऐसे समय में जब हम जो है ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे फिर भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनकी बात मानी और स्पेशल सेशन मंगाया। स्पेशल सेशन में पूरी चर्चा हुई और उसमें हमने ये मांग किया कि हम जो है केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग करें। जब हमने स्पेशल पैकेज की बात की ये विधानसभा से वॉकआउट कर गए। इस बार फिर दोबारा चर्चा हुई इसी आपदाओं के समय में। हमने कहा कि हिमाचल को आपदाग्रस्त जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाए, उसमें भी ये वॉकआउट कर गए। हमने कहा कि स्पेशल पैकेज के लिए दिल्ली चलो, हमें भी अब तुम्हारी सरकार है, परंतु वो भी नहीं ये साथ आए। ये जो बीच पे बीजेपी के लोग हैं हिमाचल के हितैषी हो ही नहीं सकते, ना कभी रहे। आपदा में नहीं हुए तो बाकी समय में कहाँ होना। जब स्टेट बन रहा था हिमाचल प्रदेश, यही बीजेपी की विचारधारा है जो कहते थे कि स्टेट हुड को मारो ठुड। अब आज फिर ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री इनके आए, 1500 की घोषणा कर गए, 3 महीने से ज्यादा का समय अब निकल गया। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो घोषणा है वो पत्थर की लकीर है। मैं ये पूछ रहा हूँ वो कौन सा पत्थर जिसमें अभी तक वो लकीर गाड़ी ही नहीं गई। अब राहत चाहिए हमें आज, और 1500 करोड़ तो मामूली रकम बोल के गए, अगर वो भी कम से कम भेज देते तब भी बात होती। तो हमारे साथ हिमाचल के साथ जो है भाजपा भेदभाव कर रही है। इनकी विचारधारा जो है एक संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं। और आपको याद होगा कि जब त्रासदी हुई उस समय इन्होंने पहली बार क्या मांग की कि जो भी पैसा आएगा वो एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कैसा हुआ एरिया स्पेसिफिक? बजट जो भी आएगा, जहां हिमाचल का कोई भी इलाका जहां भी नुकसान हुआ है, चाहे वो कम हुआ है चाहे ज्यादा है, नुकसान तो नुकसान है। अगर किसी का मकान क्षतिग्रस्त पूर्णतः होता है, चाहे वो हमारे इस इलाके में हो रहा है या उस इलाके में हो रहा है, उससे नहीं है। तो इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की है कि एक स्पेशल पैकेज जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। केंद्र सरकार क्या देती है? मकान जो आपका क्षतिग्रस्त होता है पूर्णतः 1,30,000। माननीय मुख्यमंत्री ने 2023 में एक अलग से जो है राहत पैकेज लाया जो ऐतिहासिक भी रहा, पूरे देश में आज भी कहीं नहीं है। 7 लाख रुपए जो है क्षतिग्रस्त मकान का हम दे रहे, केंद्र सरकार 1,30,000। और इसमें जो बिलोंगिंग्स आपके चले जाते हैं उसका जो है केंद्र सरकार 2,500 रुपए देती थी। हमने जो है उसको जो है कि हमारी सरकार ने उसको 17,000 किया और अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने उसको भी बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया है। यानी कि जिसका मकान अगर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होगा उसको 8 लाख रुपए मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो है फैसला ये हुआ है, उसकी ये बात नहीं करते हैं।
आपदा की बात हो रही है निकी जी, आपदा रिलीफ फंड की भी बात हो रही है। बार बार बीजेपी ये बोलती रही, विपक्ष ये बोलता रहा कि केंद्र से पैसा आया है, लेकिन हिमाचल सरकार बोलती रही कि पैसा नहीं आया है। और इतना जो हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, हम नेशनल डिजास्टर की बात कर रहे हैं हिमाचल को घोषित करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि केंद्र से पैसा आया है या नहीं, या विपक्ष यूं ही बोल रहा है? अब अगर इस अभी जो हमारा विंटर सेशन धर्मशाला में जो पिछले कल ही मतलब उसका समापन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने यही उठाया था कि जो आपदा प्रबंधन में जो है मुश्किलें आ रही है। प्रस्ताव इस किस्म का था, और जो हमारे पक्ष की तरफ से भी उस प्रस्ताव में हमारे माननीय सदस्य थे, उनके तरफ था कि ये क्या क्या काम हो रहे हैं। तो दो किस्म का वो एक प्रस्ताव था कि आपदा में क्या काम हुए, और दूसरा जो है विपक्ष की तरफ से था कि क्या मुश्किलें आ रही है। तो पूरे 19 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। 3 दिन लगातार हम उसकी चर्चा करते रहे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो है उसमें कोई 40 मिनट तो लगातार बोले, बीच में इंटरव्यू करते हुए कोई 1 घंटा उन्होंने उसमें किया, परंतु एक भी उदाहरण नहीं दे सके कि कहाँ पर मतलब कोई काम जो है राहत के नहीं हुए हैं। कोई सड़क गिनाते, कोई मकान गिनाते, कोई पीड़ित को गिनाते, कुछ नहीं गिनाया। केवल जो है ये बोलते रहे कि हमने भी जो है राहत में जो है फलाने प्रदेशों से राहत सामग्री लाई, उसको बांटा, हमने जो है जो लोगों ने डोनेशन किया मकानों के बांटे। पर मैंने उसमें एक बात कही उनसे कि ठीक है आपने भी बीच में किया होगा, कोई हम उसको नहीं नकार रहे हैं, परंतु हम पूछ रहे हैं कि आप उसका एक हिसाब तो जनता को दो कि कितने करोड़ आपको आए, किस किस को आपने ये जो राहत राशि बांटी है। क्योंकि ये पारदर्शी होना चाहिए, ये सिर्फ सरकार के कामों का पारदर्शिता नहीं है, विपक्ष भी जो कोई काम कर रही है उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, पर वो उसको बता नहीं पा रहे। क्योंकि इन्होंने जो राहत राशि प्राप्त की लोगों से डोनेशन के रूप में, वो केवल के केवल जो बीजेपी माइंडेड लोग थे या इनके जो कार्यकर्ता जिनकी क्षति हुई या नुकसान हुआ है उन्हीं तक सीमित रखा है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये नेता प्रतिपक्ष ये बताए कि अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा नुकसान तो पूरे हिमाचल में हुआ है, वो पैसा केवल अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रखा है, और उसमें भी किन लोगों को दिया है उसकी पूरी मतलब एक व्हाइट पेपर देंगे, तभी मैं मानूंगा कि ये जो लोग है पारदर्शी है। केंद्र से राशि की बात हो रही थी कि केंद्र से राशि आई है या नहीं आई है। हाँ, ये बात भी ठीक है आपकी, क्योंकि ये बड़ा भारी ढोल बजाने में माहिर है। ये कहते हैं कि केंद्र से 5,000 करोड़ रुपया आया है, और कहाँ डाला गया। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए कोई राहत पैकेज में नहीं आया है। उसका हमने लिखित में, मैंने सभी माननीय विपक्ष और पक्ष के साथियों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो पैसा मिलता है उसका या केंद्र से कोई उसके अतिरिक्त कोई राशि आई है, पूरा लिखित में दिया है। अब इसमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा 2005 का, ये एक्ट भी 2005 में कांग्रेस की सरकार ने ही दिल्ली के अंदर जब सरकार थी उस समय बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे जब ऐतिहासिक बहुत सारे कानून बने, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उस समय 2005 का है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, मनरेगा का एक्ट उस समय का है, आपका सूचना का अधिकार का उस समय है, फूड सिक्योरिटी का उस समय है, राइट टू एजुकेशन उस समय का है, और भी बहुत सारे ऐतिहासिक जो है इसमें बिल्स को जो है कानून के रूप दिया गया। तो उसी में ये कानून बना डिजास्टर का। अगर ये नहीं होता तो हमारे तो एक पैसा नहीं आना था। इसमें हर साल जो है एक निश्चित अमाउंट हर स्टेट को जो है, चाहे आपदा आए ना आए, वो हमें मिलता है। वो उसी का पैसा है जिसका ये बार बार बोल रहे हैं। वो तो इनको भी मिला जब 20, 21, 22, 19 में इनकी सरकारें थी। कोई आपदा अगर उसमें नहीं भी आए तो ये पैसा उनको मिलता रहा है। हमें भी सालाना जो है 300 करोड़ 400 करोड़ का जो हमारा एक फिक्स अमाउंट है वो आ रहा है, तो उसको मिलाकर ये हल्ला कर रहे हैं। पर कोई पैकेज के रूप में हम कह रहे हैं कहाँ से आया है उसका हिसाब तो बताइए। खाली ये कहना कि 5,000 करोड़ आया है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, सभी प्रदेशों को मिला है। उसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिला, चाहे डिजास्टर आए ना आए। हाँ, जो 1,500 करोड़ की बड़ी घोषणा हुई वो अभी तक नहीं आया, उसकी बात नहीं करते। उसके लिए कहते हैं कि पत्थर की लकीर है, ये होगा। क्या करना है जब हमारा जो है पानी सारा सतलुज का या ब्यास का बहने के बाद हमारा क्या काम आएगा। अगर उस पानी को पहले ही फायदे ले तब तो है। तो अभी तक केंद्र हमारे साथ राहत के मामले में भेदभाव कर रही है, और भाजपा के ये जो लोग हैं ये लोग हिमाचल के हितैषी नहीं। अगर हितैषी होते
तो आज ये पैसा हिमाचल में आया होता और इसका जो है पीड़ित लोगों को इसका मुफाद होता। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि केंद्र से कोई राशि हिमाचल को प्राप्त नहीं हुई है? हाँ, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं उस हिसाब का कोई पैसा राहत में विशेष पैकेज हमें अभी तक नहीं मिला है। यहाँ तक कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करके गए हैं, हाँ पीडीए ने एक जो हमारा 10,000 करोड़ का नुकसान 2023 में हुआ, जिसका इन्होंने 2500 करोड़ देने की बात की, जिसमें से इन्होंने कहा कि 500 करोड़ तो हमें देना पड़ेगा, 2000 करोड़ उनका आना है, उसमें से इन्होंने 1500 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें से 450 करोड़ की पहले प्रथम किस्त आई है जी। वो पीडीएन है, पोस्ट डिजास्टर जो है नीड वो है, वो पैसा आया है केवल मात्र वो 2023 का। अभी हमारा जो है 6000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, इसमें घोषणा के बावजूद एक पैसा नहीं आया जी। जैसे बीते दिन शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है और इस बार का शीतकालीन सत्र जो है काफी हंगामे भरा भी रहा है। सदन में जिस तरह से वॉकआउट देखने को पहले भी मिलते थे, इस बार भी देखने को मिले हैं और काफी सारे मुद्दों पर जो है विपक्ष और पक्ष जो है सामने भी एक साथ भी दिखा है। तो वहीं अगर बात करें तो 118 जो है सदन में पारित नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा है? नहीं, पारित तो होना था जी। अगर हम चाहते तो उसको पारित करते। हमारी सरकार की मंशा किसी भी चीज को जो है छुपाने की नहीं है जी। जनता के बीच में बात जानी चाहिए। अभी बिल हमारा जो है सदन में हमने प्रस्तुत किया 1 तारीख को, परंतु उससे पहले ही, चर्चा से पहले ही विपक्ष ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि जो है ये तो हिमाचल को की जमीनों को बेचने जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा जब इस बिल के ऊपर चर्चा होना था तो केवल एक जो है विपक्ष के जो है माननीय सदस्य रणधीर शर्मा ने उसके ऊपर जो है चर्चा में भाग लिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी कोई उदाहरण इस बिल के अंदर नहीं दिया कि जिसके कारण हमारा 118 कमजोर हुआ है जी। हम वो तो सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहे जी। अगर वो एक स्पेसिफिक बताते कौन से बिंदुओं पर जो है उनकी शंका है कि जिससे कमजोर हुआ 118, ये 118 कोई बीजेपी की सोच नहीं है जी। ये 118 की जो सोच है ये भी कांग्रेस की विचारधारा की सोच है, हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सोच है। उस जमाने में हिमाचल जो है, पहले ये विशाल हिमाचल तो था नहीं, 1972 में हम जो है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में थे उस समय, तो उसमें जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स है उसमें एक ये जो है 118 जोड़ा गया ताकि यहाँ हिमाचल के लोग गरीब हैं, उस समय गरीब थे और बाहर से अगर लोग आके जमीनें खरीदेंगे तो यहाँ के लोगों को दिक्कत होनी थी, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए इस किस्म का कानून वो लाए और इसको लगातार कांग्रेस ने कभी भी कमजोर नहीं किया। अभी भी हमारी मंशा इसको कमजोर नहीं करना है। इसमें एक हम जो विशेष संशोधन ला रहे थे, आज हिमाचल में जितने भी म्यूनिसिपल एरियाज है वहां पर 118 नहीं लगता है, वहां आप बिना 118 के परमिशन के अपने मकान है चाहे जो भी है उसको आप लीज पे दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में आप जमीन तो आप बेच नहीं सकते, उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं हो रहा। केवल ये किया है कि आज आपका अगर गांव के अंदर कोई मकान है, आपके पास कोई अगर बिल्डिंग है, तो लोग आज भी हजारों की तादाद में उसको जो है रेंट पे दे रहे हैं बाहर के लोगों को, परंतु वो जो सारा है इलीगल है और ये 2004 से पहले जो है इसी किस्म का जो है परमिशन के लिए कोई जरूरत नहीं थी। बीजेपी आई 2018 में 17 के आखिर में, तो इन्होंने 20 में इसको विड्रॉ कर लिया। ये जो संशोधन हम दोबारा ला रहे हैं उन्होंने बाय नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में बिल्डअप एरिया को आप रेंट आउट नहीं कर सकते हैं जी। पर इसी पे मैं कहना चाहूंगी कि जोरावर स्टेडियम में भाजपा ने एक विशाल रैली की और वहां पर नेता विपक्ष ने जो है नारे लगाए कि हिमाचल ऑन सेल, हिमाचल ऑन सेल। ये जो तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं जी। और उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। एक लोगों को गुमराह करने के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट है, कह दिया हिमाचल ऑन सेल। अब अगर सेल था, कल जो है विधानसभा के अंदर जब इस बिल पे चर्चा था, नेता प्रतिपक्ष का मुंह में क्या दही जम गया था कि जो बोले नहीं एक शब्द, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। वो जो है संशोधन में अगर पार्टिसिपेट करते तो इसके अंदर लोगों को गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं है। हजारों लोग आज हिमाचल में जो है इलीगल तरीके से अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बिल्डअप जो स्ट्रक्चर है उसको रेंट कर रहे हैं। हम इसको जमीन देने के लिए नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोई मकान बनाया है, कोई बिल्डिंग बनाई है,
आप उसको लीगली जी किसी को भी किराए पे दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, और हमने ये शर्त लगाई कि 10 साल तक के लिए देंगे आप। जी तब अभी क्या हो रहा है कि अंडर टेबल हो रहा है, आप कर नहीं सकते 118 के बगैर, तो आप क्या करें 11 महीने के लिए एक टेम्परेरी एग्रीमेंट बनाते हैं, क्योंकि 12 महीने का एग्रीमेंट करेंगे तो कंपलसरी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा तो 118 लेना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए लोग जो है इस किस्म का जो है इलीगल काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ भी जो है धोखा हो सकता है। जी कोई अगर बैठ गया उसको निकलने नहीं मानेगा, वो जो भी है। तो अब हम इसको लीगल रूप दे रहे हैं कि आप सिर्फ अपना मकान जो बनाया हुआ है या जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ वो आप रेंट पे दीजिए, और 10 साल तक के लिए आपको जो है कोई 118 की परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर उसके आगे करना है तो आगे भी आप जो है परमिशन लेकर 10 साल और बढ़ा सकते हैं। ये हमने बात की है। तो इसके ऊपर हमने ये कहा कि अब इसको हम और ज्यादा चर्चा में लाना चाहते हैं और लोगों के बीच में भी ये बात फैले कि भाई ये है क्या, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो ठीक है हम है। तो इसलिए विधानसभा के हमारी एक सिलेक्ट कमेटी होती है जिसमें पक्ष के भी और विपक्ष के भी माननीय सदस्य होते हैं, और मेरी अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कमेटी का गठन करना है, और उसमें फिर उनके मेंबर भी होंगे, हमारे भी होंगे। दोबारा से इन पहलुओं को अच्छी तरह से हम जो है वहां पर चर्चा करेंगे। लोगों की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी कोई भी सुझाव आएंगे, उन सुझाव को ध्यान में रख के इस संशोधन को फिर जो है हमारा अभी जो बजट सेशन होगा उसमें हम जी। निकी जी, सदन में देखा गया है कि आपके और नेता प्रतिपक्ष की जो है आपस में कुछ ज्यादा बनती नहीं है। अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पहले जो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जो सदन में आप लोगों की जो बहस हुई है, जो शब्दों का चयन था वो ठीक नहीं था, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि नेता प्रतिपक्ष क्यों मुझसे मुखर होते इतना। जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी मेरे प्रति कोई इनकी जो है सोच ठीक नहीं थी। मैं विपक्ष में था, मैं अपने मुद्दे उठाता था, तो जब ये खड़े होकर जवाब देते थे तो पहले ही मुझे जो है कहते थे ये ठंडे इलाके का आदमी क्यों गर्म हो रहा है। इस किस्म की शब्दावली करना है कि ये पहले से ही जो है एक किस्म से आदत पड़ी हुई थी। अब ये आजकल जो है विपक्ष में है, अब नेता विपक्ष मतलब प्रतिपक्ष है आज की तारीख में, तो इनको जो है अपना अधिकार है, पर नेता प्रतिपक्ष के लिए भी नियम है जी। और कोई अलग से नियम नहीं इनके लिए। विधानसभा में वहां पर हर सदस्य के लिए नियम एक जैसे ही है, और मंत्री को भी एक जैसे ही है। मुख्यमंत्री सदन के नेता है और ये नेता प्रतिपक्ष है। स्पीकर साहब इनको थोड़ा समय दे सकते हैं अपने डिस्कशन पे, वो अलग बात है, परंतु ये आदत सी बन गई उनकी कि किसी भी विषय पर, चाहे हमारे पक्ष के तरफ से उठाया हो, चाहे प्रतिपक्ष के इनके अपने साथी उठा रहे, ये उसमें बीच में घुस जाते हैं। वो बेचारे हाथ खड़े करके अपना सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, इनके अपने वो सप्लीमेंट्री भी खा जाते हैं, तो ये किसी को मौका ही नहीं देते। शायद इनको ये लग रहा है कि जितना ज्यादा मैं वहां उछलता रहूं विधानसभा के अंदर और ज्यादा मतलब मैं लाइमलाइट में आऊं, तो शायद इनके जो हाईकमांड वाले सोचेंगे यही है जो पूरा जो है विपक्ष को संभाले हुए है, और वही इनकी मानसिकता है। और क्योंकि आजकल खतरा हो गया, इनके भी बहुत गुट हो गए। कोई कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई लेडी आने वाले जो चीफ मिनिस्टर का उनको फेस दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कभी कहते हैं नड्डा जी आ रहे हैं, तो ये तिल मिला रहे हैं। तो मेरा तो कभी इनके साथ, मैंने कल भी विधानसभा में अपना भाषण दिया है, उधर मैंने कहा कि मैं भी, अब ये कहता है मैं 5-6 बार का हूँ, मैं 5 बार का हूँ, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, कहीं 10 बार के भी हो सकते हैं, पर शब्दावली तो सबका ठीक होना चाहिए। अब अगर बात करें तो इनसे मैं सीनियर हूँ, ये तो 98 में है शायद, मैं तो 95 में आया हूँ, और उम्र में भी शायद मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा ही हूँ, पर मेरे साथ किस किस्म की बदतमीजी ये करते हैं वो अलग है। मैंने कभी अगर रिकॉर्ड में देखिए अब्यूज तो क्या, मैंने अनपार्लियामेंट्री शब्द तक किसी माननीय सदस्य के खिलाफ नहीं कहा, इनके खिलाफ तो बात ही नहीं बनता है। मैं सिर्फ इनको आईना दिखाता हूँ, विचारधारा के आईना दिखाता हूँ। जब ये लोकतंत्र की बात करते हो, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र जितना खतरे में भाजपा के राज में कभी नहीं रहा है। संविधान की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ संविधान को जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके, चाहे जुडिशरी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारे ईडी सीबीआई है, सबको जो उन्होंने तोते बना दिए, उसकी जब बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा इनको जो उसकी मिर्ची लगती है, उसीलिए ये जो है मेरे से खपा होता है। अन्यथा मेरे अपने दिल में कोई इनके प्रति कटुता नहीं है, ना मैंने कभी इनको अपमानित किया है, ना मैंने कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया। इन्होंने ही मुझे मेरे खिलाफ जो है शब्द मुझे धमकी दी कि अपने ख्याल में रहो।
जी। मुझे कहा गया कि ये बदतमीज आदमी है। जी। इन्होंने मुझे हाउस के अंदर कहा कि नॉनसेंस, सिट डाउन, ये हर कुछ वो किया है। जी। इनके तरफ से भी मेरी तरफ से कहाँ हुआ है? जी। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि अगर मुझे खाल में रहने की बात कर रहे तो इनका कौन सा खाल है? जी। मैंने कहा कि आपका खाल कोई गेंडे का खाल है। तो वो तो इस किस्म की शब्दावली ये प्रेस में कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर कह रहे हैं। मेरे से बताइए, मैंने कभी इनके लिए या किसी मान्य सदस्य को एक शब्द, ये कहते हैं बदतमीज, बताइए तो सही कौन सी बदतमीजी की है? जी। कोई शब्द के द्वारा बदतमीजी की है, कोई मेरे एक्शन के द्वारा बदतमीजी की? वो तो बोलते नहीं है। स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि बदतमीज है, तो बदतमीज बन जाएगा कोई आदमी? सच्चाई के ना अगर बदतमीजी है तो ये बात सच्चाई में हमेशा कहूंगा। मैंने इनको सबसे बड़ी जो क्या है कि इनके चुनाव क्षेत्र में मैं गया, जी। चुनाव क्षेत्र में गया तो ये जो है वहां पर इन्होंने 4-4 कैमरे आगे पीछे लगा रखे थे। जी। थोड़ा सा कहीं रास्ता खराब था, ऊपर से पत्थर नहीं आ रहे थे, जी। तो उन्होंने ड्रामा किया दौड़ने का, जी। और ऐसा लग रहा था, और वहां पर लोग हंस भी रहे थे। जी। तो वो बात जाहिर हो गई। तो मैं जब वहां गया, देखा कि 20 दिन में भी इन्होंने जो है एक वहां लंबी छाछदार है, कुछ नाम है, लंबा थाज, वो 3 किलोमीटर थुनाग से है। जी। वहां पर कॉलेज है 400 बच्चों का, बच्चे उसमें, उसके साथ में 150-200 बच्चे सीनियर सेकेंडरी है, उसके आगे 59 स्टूडेंट्स प्राइमरी के छोटे छोटे, एक ही लाइन में है वहां साथ। वो जो थुनाग से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो जा नहीं सके, 20 दिन हो गए। मैं गया तो कॉलेज का पूरा निचला मंजिल जो है घाट से बराबर नदी किनारे था। वही हाल इसका था सीनियर सेकेंडरी का। वहां के प्रधान दूसरे विचारधारा के भी रहे, परंतु मुझे वो सड़क पे आके अपने वहां ले गए, और वो लोग लगे हुए थे बेचारे गाद निकालने, कहते कि कोई नहीं आ रहा है इधर। कोई, वही हाल कॉलेज का था, वही हाल प्राइमरी स्कूल का था। हमने वहां पर तुरंत मशीनें लगा के सारा काम वहां शुरू कर दिया। फिर उसके आगे एक और गांव था जहां पर एक मशीन जो है लाके खड़ा कर दिया, और काम करने ना दे कि ऊपर का गांव धस जाएगा। मैंने उस जो है नदी के अंदर से रोड निकालने का टारगेट फिक्स किया। लोगों के सेब फंसे हुए थे, जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टाइम बाउंड करके रज्जू मार्ग लगाए, उनका सेब भी निकाला, रोड भी बनाया, कॉलेज को भी फंक्शनल कराया, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, ये सारे काम करके आया। फिर मैं जंजैली के पूरे इलाके में गया, जहां जहां 20-20, 40-40 लोग हैं, माइक देके मैंने कहा किसी का कोई भी शिकायत है बोलो, सारे बातें करके आया। तो उससे पहली रात जब मैं वहां पर थुनाग में ठहरा, कोई 20-25 लोग आए मेरे पास, ऐसे ही बैठे रेस्ट हाउस में, बड़े अच्छे। उससे उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉलेज है, ये जो विश्वविद्यालय हमारा नॉन यूनिवर्सिटी का, हमारा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट का, इसको आप शिफ्ट ना करें। जी। और उस दिन हुआ ऐसा कि जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया कि उसकी शिफ्टिंग हो रही है। तो वो लोग आए और कहा कि ये शिफ्ट मत करो, और उन्होंने अंदर की बात बताया कि हम सब यहाँ पर जो है मकान है हमारे, और पीजी में बच्चे रहते, हमारी अच्छी इनकम हो रही है, अगर इनको ले जाओगे 400 बच्चों को, हमारा तो सारा ये जो बिल्डिंग बनाया सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए आपके लिए मुझे चिंता है कि ये खाली ना हो, पर इस जो थुनाग का एरिया, इसको आपने बसाया ही बड़े गलत जगह पे, जहाँ आपके भवन बने हुए हैं, जहाँ पीजी में बच्चे रह रहे हैं। मैं उससे पहले साल भी गया था वहां, तो इन बच्चों को दुविधा को देखते हुए मैंने, मेरा जो एसडीएम ऑफिस नए भवन में शिफ्ट हो गया, पुराना भवन खाली था, मैंने उसको पूरा देख के, उसमें 50-60 बच्चे मेरे वहां पर हॉस्टल बन सकता था, तो मैंने उसका पैसा भी जारी किया, और मैंने उसको यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर किया। मैं नहीं चाह रहा था कि उसको जब बनाया है वहां, तो मैं उसको थुनाग में ही रखना चाह रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से उसकी कोशिश भी की, परंतु ये आपदा आ गई 2025 में, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो वो लोग इस बात पे आ गए। मैंने कहा कि बच्चे जो है वहाँ थुनाग में रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है। तो ये जो है बच्चे कहते हैं कि हमें चाहे डिग्री छोड़ना पड़े, हम दोबारा थुनाग नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय वो जो है 2 दिन रास्ते जब बंद थे, पैदल आना पड़ा। 2 लेडीज प्रेग्नेंट थे इनके प्रोफेसर, उनको ये पलकी बना के उनमें बिठा के ये जो है कोई 8-10 किलोमीटर जो है थुनाग से बाहर लाए। उस समय तो बीजेपी वालों ने मदद नहीं की। तो ये सारी बातें जब हुई, शिमला आए, इनके पेरेंट्स आए, 200-300 बच्चे माने मुख्यमंत्री से मिले, और फिर सबने फैसला किया कि पूरी टाइमिंग जब तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस कॉलेज जो है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का, इसको अच्छे जगह पे लाए। तो मुझे तो पहले और जगह दिखा नहीं, मैं सुंदरनगर में तलाश रहा था, उतने में ये बीजेपी के कुछ लोग आए मेरे पास,
अब नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि हमारे नाचन में ही बहुत बढ़िया अटल जो है एक विद्यालय के लिए भवन बना हुआ, 30-35 करोड़ हो गए, आप इसको वहां करो। मैंने तुरंत अपने जो है अधिकारियों को भेजा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर मैं खुद भी वापसी में मैं भी गया देखने, बढ़िया कॉलेज था, 10-1 लाख रुपए और लगने थे, बिजली पानी लगना था, और बच्चे बड़े खुश हुए वहाँ। तो बिल्कुल सेफ जगह पे ले गया, ये सबसे बड़ी उनकी होती। पर नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या किया, थुनाग में रात को था, सुबह फिर उन्होंने फोन किया कि हम दोबारा मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी मैं टूर पे जा रहा हूँ फील्ड में, आप दोपहर के बाद आइए। दोपहर के बाद जब मैं आया तो डीसी और एसपी भी बुला रखे थे, मैंने वहाँ एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग मैंने वहाँ रखी थी सारे अधिकारियों को बुलाकर। उस बीच में 70-80 आदमी इन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो उसमें मैं जो है ये कॉलेज में गया होता, तो वहां से जब वापस आया तो मौसम खराब हो रहा था, लोग बाहर खड़े थे। मैंने कहा रेस्ट हाउस के अंदर बिठाओ, महल नुमा रेस्ट हाउस है वहां पर, जो देखा ही होगा आप लोगों ने, हजारों जो है करोड़ों रुपए इन्होंने जो है वेस्ट किया हुआ। तो वो लोग सारे वहां इकट्ठे हुए और मेरी मीटिंग थी जो डिस्ट्रिक्ट उधर आपदा को लेकर, तो मैंने कहा उसको बाद में करता हूँ, इनसे मिल लेता हूँ। वो फिर जबरदस्ती दबाव बनाने बैठे मेरे पे, मुझे कहते कि आपको अभी फैसला करना है कि ये कॉलेज शिफ्ट नहीं होगा। मैंने कहा इस किस्म के दबाव में मैं काम, कॉलेज शिफ्ट करना ही कहीं नेता प्रतिपक्ष की आपकी तरफ तो नहीं है? बिल्कुल यही था। और उसके बाद फिर मैंने 4 बज गए, हमने किसी ने भोजन भी नहीं किया, अधिकारियों ने भी नहीं किया। मैंने कहा चलो मुझे मीटिंग करने दो, फिर बात करते हैं। मीटिंग के बाद भी मैंने कहा कि ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये फैसला जो है पूरे सरकार का है, अब मैं वापस जाके देखूंगा। पर मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि ये फैसला चेंज हो, क्योंकि बच्चे रहने ही नहीं चाहते, डिग्री छोड़ने को तैयार है। 100 बच्चे मेरे तैयार थे, दूसरा जो नया कोर्स का मैं डालूंगा कहाँ उनको। तो उन लोगों ने फिर नारेबाजी शुरू की, यहाँ तक कि वो जो है मुझे वहां से उठने ना दे। मेरा अगला प्रोग्राम था धर्मपुर क्षेत्र में जाना था इनके, चंद्रशेखर जी के वहां पर, तो मुझे बाहर निकलने ना दे। तो फिर किसी तरह से जो है मुझे गाड़ी तक जो है पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया। उस बीच में उन्होंने गाड़ी के आगे खड़े हुए गाड़ी को जाने ना दे, धक्का मुक्की करने लगे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, सेकंड गेट पे फिर हो गया। उस बीच में इन्होंने जो है मेरे जो गाड़ी के ऊपर राष्ट्र ध्वज लगा था, तिरंगा झंडा लगा था, उसके ऊपर काले कपड़े फेंकने शुरू किए, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंके गए, उसके ऊपर चप्पल भी फेंके गए। एक तरफ से तिरंगा यात्रा निकालते हैं और दूसरी तरफ से आप तिरंगा का अपमान करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज वो थी, क्योंकि बाद में पता लगा कि 1.5-2 लाख रुपए के पीजी जो है इनके खास लोगों के थे। उनमें एक महिला नेत्री भी थी जिनका भवन है 5 मंजिल का, सबसे ज्यादा मुखर तो वो हो रही थी, क्योंकि उसमें 1.5-2 लाख हर महीने का जा रहा था। और उन लोगों ने मुझे ये भी कहा, ये आज घरों में किसी को कहा भी नहीं, कि वो मुझे ये कहने लगे कि हम इनको अलग मकान है हमारे थोड़ा सेफ जगह पे, इनको मुफ्त में रख देंगे 2-3 महीने। अब जब ये नहीं हुआ, फिर उसके बाद नेचुरली जब इतना बड़ा मेरे साथ इन्होंने मतलब रास्ता रोका, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, नेचुरली कानून ने अपना काम तो करना था। FIR लॉन्च होगी तो इनको बहुत ज्यादा और तकलीफ होगी। और फिर इन्होंने एक और ड्रामा किया कि इन्होंने कुछ जो है ठेकेदार जो इनके अच्छे होने अपने समय के, उनकी मशीनें मंगा ली, दिखाना ये कर दिया कि यहाँ मशीनें नहीं चल रही है। मैंने बताया कि 60 मशीन हमारी लगी है, आपकी मशीन लाने की क्या जरूरत है। और उधर से वो मशीन खड़ा रखा हुआ, कान में हमारे उसको बोल रहे हैं एक्सीनों को कि तेल आप लगाओ। तो एक ड्रामा था कि लोगों को ये दिखाना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और 60 मशीनें हमारे लिए सड़कें ऐसी खुल जानी थी। फिर दूसरी बात है कि वहाँ डिजास्टर कैसे आया। अब डिजास्टर एक तो प्राकृतिक है, एक मैन मेड भी होता है। तो वहां पर इन्होंने अपने कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। उसका हमें कोई बात नहीं, बनाना चाहिए उस इलाके में, पर वो जो है सारा का सारा नियमों को ताक पे रख के किया गया। FRA या FCA के तहत सैंक्शन नहीं हुए, जंगल काटे गए, जंगल के काटे हुए जो है जितना भी वहां पर जो भी पेड़ थे उधर ही दबा दिए गए, सारा का सारा मलबा जो है नाले में डाले गए। अनसाइंटिफिक तरीके से जो ये रोड कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे हुआ, 16 से ज्यादा हेलीपैड्स बने, वो भी जंगलों में बने, बिना FRA के बने। इस किस्म का जो काम हुआ, उससे जब ये प्राकृतिक आपदा आई उसने उसको और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, तब ज्यादा तबाही हुई। चुनाव के बाजार से जाते हुए नाले से देखा हुआ कितने स्लीप ने 2025 में आई, 2023 में भी इस किस्म के हुआ है। तो ये सारा का सारा इसलिए हुआ कि सरकार में भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतने स्लीपर्स ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने तो उसे एकदम से, जो एक मूवी आई थी उसमें इस तरह का सीन देखने को मिला था, उसी मूवी के सीन की तरह से वायरल किया, लेकिन सरकार में भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये पेड़ कहाँ से आ रहे हैं।
अब मेरे तरफ से तो मैं तो बोलता रहा हूँ, जी और इसीलिए जो है नेता प्रतिपक्ष जो है मुझे नॉनसेंस कहते जी। हैं, क्योंकि मैंने जो है सेंस वाली बात की। जी सर, आपकी जो रैली होने वाली है यहाँ पर, जिस तरह का, जिसे विपक्ष जश्न कह रहा है लेकिन सरकार इसे जश्न नहीं मान रही है, इसे एक सम्मेलन मान रही है, तो सम्मेलन को ही लेते हैं कि 11 तारीख को यहाँ पर एक सम्मेलन होने वाला है जिसके लिए आप यहाँ पर मंडी में भी आए हैं। तो यहाँ पर आप नेता प्रतिपक्ष के गृह जिला में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? ये जो है बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। पिछले बार जब यहाँ पर हमने आपदा पीड़ितों के लिए जो राशि जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था, उसमें इन सभी जो खासकर विशेषकर मंडी जिले के जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं जो बीजेपी से हैं, सभी को जो है हमारे अधिकारियों ने फोन किया जी। और इन्होंने विधानसभा में उठ कर ये कहा कि कोई फोन नहीं आया। मैंने दोबारा कहा कि आप मुझे बताइए, जिस एसडीएम ने फोन किया, अगर नहीं आया, कल नहीं कहना कि मैं अगर वो लोग कहेंगे कि किया और एक्शन होगा, तब उस समय नहीं कहना कि उनके ऊपर एक्शन मत लो। हमने सबको उस समय भी बुलाया, और अभी भी हमारे सम्मेलन में अगर समझते हैं अपने लोगों की पीड़ा, तो आइए हमारे पास, हमारे साथ मिलके संवाद कीजिए। इधर यहाँ पर इसी जगह पर मंडी में हमारे मंडी के माननीय विधायक आए थे अनिल शर्मा जी। उनको बोलने का मौका दिया जी। ये पहली बार है कि हमने मौका भी देते हम अपने इतने बड़े फंक्शन में, नहीं तो कहाँ देते। मैं जनमंच में गया जी। मेरे खिलाफ झूठा केस बना दिया, आज भी मैं भुगत रहा हूँ इनके जनमंच में। वहां पर जो है एक एसडीएम वहां पर जो है एक कोई नोतोड़ के मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट का गलत व्याख्यान दे रहे थे, तो मैंने सिर्फ उसमें रोकने की बात की। तो इनका जो एक छोटभैया नेता है जो इलेक्शन हारा है, वो मेरे साथ उलझ पड़ा जी। और उसने 3 दिन बाद जो है केस कर दिया कि मुझे जो है जनमंच में जान से मारने की धमकी दी। गवाह कौन है उसमें? जो उसमें की मंत्री थी वो भी तो साथ थी बैठी हुई, वो गवाह नहीं है। डीसी साथ बैठे थे, वो गवाह नहीं है। एसपी साथ बैठी थी, वो गवाह नहीं है। और कोई पता नहीं कहा कि उसको गवाह लगाया कि भाई मैंने जो उसको जान से मारने की धमकी दी। मैंने अगर मारने था तो मैं बोल के मारता कि जान से मारने का, कोई ऐसा करता। मैंने सिर्फ वो बीच में मुझे टोक रहा था, तो मैंने सिर्फ ये कहा ब्लडी शट आउट, इतना मैंने कहा। उसको उसने कहानी बना दिया। तो इनके तो जनमंच में जाने का भुगत रहा हूं मैं। तो क्या कांग्रेस ने बुलाया है क्या? तो सम्मेलन है, सम्मेलन में ओपन इनविटेशन है, ये कोई वो थोड़ी शादी जहाँ मैं इनविटेशन कार्ड भेजू इनको, क्योंकि वो तो जश्न मना के बैठे हैं ना, वो तो जश्न बार-बार कह रहे हैं कि जश्न। आप फिर कह रहे हैं जश्न, अब आप बीजेपी के जो कहेंगे उनके मुताबिक बनाएंगे हम अपने हिसाब से करेंगे ना, हम बीजेपी के हिसाब से थोड़ी करेंगे जो भी काम करना है। तो ये लोगों को हमने जो है राहत दिया है, उनको पता लगना चाहिए कि ये स्कीमें हैं, लाभार्थियों को ये हमने जो है बहुत बड़ा पैकेज है, इंडिया का नंबर 1 पैकेज है ये। आपदा में आज तक किसी ने नहीं किया है। 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसका बिलोंगिंग, इसका जमीन का कितना देते हैं, जमीन बह जाए तो केंद्र सरकार कितने 668 रुपए, हम 10,000 रुपए प्रति बीघा दे रहे हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे स्कीमें हैं, लाभार्थियों को पता भी लगना चाहिए और लाभार्थियों के थ्रू सभी को पता लगना चाहिए। जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी थे, जिन्होंने हिमाचल सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी, आपदा में किस तरह का नुकसान हुआ और सरकार किस तरह से काम कर रही है ये भी जानकारी दी, और 11 तारीख को मंडी जिला में होने वाले सम्मेलन को लेकर भी जानकारी दी है। तो इसी तरह देवभूमि न्यूज टाइम के साथ हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए देवभूमि न्यूज टाइम। धन्यवाद।